दोस्तों, क्या होगा अगर किसी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री का सबसे भरोसेमंद सलाहकार भारत आए और उसे भारत में प्रवेश ही ना करने दे? क्या होगा अगर उसे एयरपोर्ट पर घंटों बैठाकर पूछताछ की जाए और बिना किसी हंगामे के वापस भेज दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह घटना इतनी बड़ी थी तो फिर इस पर ना भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना बांग्लादेश ने विरोध दर्ज कराया, ना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कोई बड़ा विवाद खड़ा हुआ? तो क्या यह सिर्फ एक इमिग्रेशन का मामला था, या फिर भारत ने बांग्लादेश को एक ऐसा संदेश दिया है जिसे समझने की जरूरत है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे जाहिद उर रहमान कौन है, उन्हें भारत में क्यों नहीं घुसने दिया गया, बांग्लादेश की राजनीति में क्या चल रहा है, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की भूमिका क्या है, और आखिर भारत किस खतरे को लेकर सतर्क है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फियरलेस माइंड पे। मैं हूं कुमार विक्रमादित्य। दक्षिण एशिया की राजनीति में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो पहली नजर में बहुत छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे संकेत बेहद बड़े होते हैं। 14 जून 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो हुआ, उसे भी कई विशेषज्ञ इसी श्रेणी में रख रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रणनीतिक सलाहकार जाहिद उर रहमान भारत पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिली। पूछताछ हुई, कुछ घंटे बीते और फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? दोस्तों, जाहिद उर रहमान बांग्लादेश की राजनीति में नया नहीं है। उन्हें लंबे समय से राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार के रूप में देखा जाता रहा है। वे सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहे हैं और कई बार उनके बयानों को भारत विरोधी माना गया। उन पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने ऐसे वक्त में भारत की आलोचना की जब बांग्लादेश गंभीर राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। यही कारण है कि भारतीय एजेंसियों की नजर उन पर बनी हुई थी। यह समझना जरूरी है कि किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियां केवल वर्तमान गतिविधियों को नहीं देखती, वे वर्षों के रिकॉर्ड, संपर्कों, बयानों और गतिविधियों को अध्ययन करती है। संभव है कि भारत ने इसी आधार पर निर्णय लिया हो, यानी मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि देश के सुरक्षा का मूल्यांकन का था। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2024 में बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। शेख हसीना की सरकार, जो लंबे समय से सत्ता में रही थी, राजनीतिक संकटों के बीच सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद अंतरिम सरकार बनी और फिर नए राजनीतिक समीकरण उभरे। बाद में चुनाव हुए और तारिक रहमान की पार्टी सत्ता में आई। यहीं से दक्षिण एशिया की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हुई, क्योंकि शेख हसीना को भारत के साथ अपेक्षाकृत अच्छे संबंध रखने वाली नेता माना जाता था। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन, व्यापार, ऊर्जा सहयोग, सड़क और रेल संपर्क जैसे क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई थी। लेकिन नई सरकार आने के बाद विदेश नीति की दिशा को लेकर सवाल उठने लगे। क्या बांग्लादेश चीन के और करीब जाएगा? क्या पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बढ़ेंगे? क्या भारत बांग्लादेश संबंधों में नई चुनौतियां पैदा होंगी? वही ये प्रश्न हैं जिन पर आज पूरे क्षेत्र की नजर है। भारत और बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश नहीं हैं। दोनों देशों के बीच दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक सीमा मौजूद है। हजारों ट्रक प्रतिदिन व्यापार करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, रेल और सड़क संपर्क है। लेकिन इसके साथ कई सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। सीमा पार तस्करी, अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज, कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क। भारत इन सभी मुद्दों को लेकर कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानता है। यही वजह है कि भारत किसी भी ऐसे व्यक्ति या संगठन के प्रति सतर्क रहता है जिसे वह संभावित जोखिम मानता है। अब बात करते हैं चीन की। पिछले एक दशक में चीन ने दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। श्रीलंका में बंदरगाह, पाकिस्तान में सीपेक परियोजना, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और बांग्लादेश में भी कई आर्थिक निवेश। चीन का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है,
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रणनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि उसके आसपास के देशों में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि भारत अपने पड़ोस को लेकर बेहद सतर्क रहता है। बांग्लादेश के साथ संबंधों को भी इसी नजरिए से देखा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं उस क्षेत्र पर जिसे भारत की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे आम भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है। यह एक नैरो लैंड पार्ट है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई बहुत कम रह जाती है। यही कारण है कि इसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत ने पिछले वर्षों में नई सड़कें, नई रेल लाइनें, एयरबेस, डिफेंस एयर सिस्टम और सैन्य ढांचे को मजबूत किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में किसी भी रणनीतिक चुनौती में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज का भारत 20-25 साल पहले वाला भारत नहीं है। रक्षा क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं। राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचा, इन सब ने भारत की क्षमता को मजबूत किया है। सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी क्षमता भी किसी देश की ताकत तय करती है। और भारत आज इन तीनों क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या जाहिद उर रहमान को वापस भेजना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई थी या फिर यह एक कूटनीतिक संकेत था? कई विश्लेषक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संदेश हमेशा भाषणों से नहीं दिए जाते। कभी कभी एक छोटी सी कार्रवाई भी बड़े संकेत छोड़ जाती है। और यही कारण है कि इस घटना पर इतनी चर्चा हो रही है। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका सभी अपने अपने हितों के अनुसार रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई यह घटना भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत लंबे समय तक चर्चा का विषय रह सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह भारत की सख्त विदेश नीति का संकेत है या फिर इसे आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार।